मरीजों को उठाने और ले जाना के भाग में आपका स्वागत है। इस भाग के अंत में आप निम्न कर सकेंगे: बॉडी मैकेनिक्स को परिभाषित कर सकेंगे, मरीज को उठाने और हिलाने के लिए 3 इमरजेंसी मूव्स और 2 नॉन इमरजेंसी मूव्स को समझा सकेंगे, मरीजों को हिलाने के लिए तकनीकों को परिभाषित कर सकेंगे, 5 तरह की स्थितियों को समझा सकेंगे जो मरीज के साथ इमरजेंसी मूव के लिए आवश्यक हैं, मरीजों को लेके जाने के लिए उपकरण सूचीबद्ध कर सकेंगे और स्वयंसेवकों की भूमिका को समझ सकेंगे। एक मरीज को उठाने या हिलाने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक योजना बनाई जाए ताकि हम मरीजों को और जख्मी ना करें। इस योजनाबंदी में उठाए जाने वाले मरीज के भार का अनुमान लगाना शामिल है। यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं की पहचान करें और एक मरीज को उठाने या हिलाने की कभी कोशिश ना करें जो आपकी क्षमता के परे हैं। इसलिए अगर आवश्यकता है तो अतिरिक्त मदद ली जा सकती है। इस भाग में आप मरीजों को उठाने और हिलाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। बॉडी मैकेनिक्स का मतलब है जख्म कम करने के लिए मरीजों को उठाने और हिलाने में मदद के लिए हमारे शरीर का इस्तेमाल करना। बॉडी मैकेनिक्स आसन के बारे में है जो हमें मरीजों को उठाते या लेके जाते समय बैठते, खड़े होते या झुकते समय कायम रखना चाहिए। इसमें एक व्यक्ति के शरीर को उचित ढंग से खड़े करने और हिलाने की प्रक्रिया शामिल है ताकि चोट की स्थिति को कम करने के लिए एक व्यक्ति की ताकत का सर्वोत्तम प्रयोग हो सके। साइट या ऑपरेशन क्षेत्र से मरीज को उठाते या हिलाते समय एक बचाव करने वाले द्वारा शरीर का उचित और कुशल प्रयोग महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है ताकि मरीज की भलाई सुनिश्चित हो सके, तुरंत देखभाल मिल सके और बेहतर तरीके से इलाज हो सके। जब आप अपने शरीर को नियंत्रित और संतुलित करना सीख लेते हैं तो आप अन्य व्यक्ति को सुरक्षित ढंग से हिला सकते हैं। जब आप किसी भारी व्यक्ति को उठा रहे हैं तो उचित बॉडी मैकेनिक्स आपकी कोई भी पीठ की चोट को रोकने में मददगार है। मरीजों को उठाने और हिलाने के लिए कुछ सामान्य नियम देखते हैं। यह नियम चोट की संभावना को कम करते हैं। अपने पैरों को उचित ढंग से रखें। वह एक कठोर, लेवल हुए सरफेस पर होने चाहिए और एक आरामदायक चौड़ाई पर होने चाहिए। अगर सरफेस तिलकने वाला या अस्थिर है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। अपनी टांगों के साथ उठाएं। जितना मुमकिन हो सके अपनी पीठ को सीधा रखें और अपने घुटनों को झुकाएं। अपनी कमर झुकाने की कोशिश ना करें और अपनी आंखें अपने पार्टनर पर रखें। इस तकनीक को पावर लिफ्ट कहा जाता है। एक हाथ से उठाते समय एक तरफ झुकने से परहेज करें। पकड़ने के लिए अपने घुटनों को झुकाएं और अपनी पीठ को सीधा रखें। उठाते समय मुड़ना कम से कम रखें। जितना मुमकिन हो सके भार को अपने शरीर के बहुत नजदीक रखें। इससे चोट का जोखिम कम हो सकता है। सीढ़ियों पर मरीज को लेके जाते समय व्हील स्ट्रेचर की बजाय स्टेयर चेयर का इस्तेमाल करें। जब भी मुमकिन हो एक बचाव करने वाले को वहां मौजूद रखें ताकि जब आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो आपका ध्यान रखा जा सके। मुड़ी हुई या साइड की स्थिति से ना उठाएं। आगे झुकी हुई या असंतुलित स्थिति से ना उठाएं। उठाने, खींचने, धक्का देने, ले जाने, हिलने या पहुंचने के लिए इन सिद्धांतों को लागू करें। चोट को रोकने का उचित तरीका है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। निचली पीठ का सामान्य इनवर्ड कर्व बरकरार रखें। कलाई और घुटनों को सामान्य अलाइनमेंट में रखें। टीम वर्क महत्वपूर्ण है। एक कार्य के दौरान स्पष्ट तौर पर और अक्सर बातचीत करें। उन आदेशों का इस्तेमाल करें जो टीम के सदस्यों के लिए समझना आसान है।
शुरू से अंत तक उचित चाल का तालमेल बनाए रखें। एक सक्रिय, उचित तौर पर संतुलित फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम मददगार होगा। इसमें लचकता में प्रशिक्षण, कार्डियोवैस्कुलर कसरत, मजबूती और पोषण शामिल है। मरीज को हिलाने वाले तकनीकों को इमरजेंसी मूव्स और नॉन इमरजेंसी मूव्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन स्थितियों में जब दृश्य खतरनाक है तो तुरंत मरीज की देखभाल की आवश्यकता होती है या अन्य मरीज तक पहुंचना चाहिए जिसे जीवन बचाने वाली देखभाल चाहिए। एक इमरजेंसी मूव किया जाता है जब स्थिति तत्काल नहीं है, मरीज संतुलित है या आपके पास ले जाने के लिए पर्याप्त समय और लोग हैं, तो नॉन इमरजेंसी मूव का इस्तेमाल किया जाता है। इमरजेंसी मूव्स जल्दी किए जाते हैं। कोई रीढ़ की हड्डी की स्थिरता नहीं होती है। यह तब किया जाता है जब दृश्य सुरक्षित नहीं है और दोनों मरीज और बचाव करने वाले को तुरंत खतरा है। कुछ स्थितियां जिसमें इमरजेंसी मूव्स की जरूरत है वह हैं आग या आग का खतरा, जो कि हमेशा मरीजों और बचाव करने वालों के लिए मुख्य खतरा माना जाता है। विस्फोट या विस्फोट का खतरा, जो कि खतरनाक है। दृश्य पर खतरों से मरीजों को सुरक्षित रखने की योग्यता। अस्थिर इमारत, टेढ़ी हुई गाड़ी, गुस्से वाली भीड़, खतरनाक सामग्री, गैसोलीन की छलकन, एक्सट्रीम मौसम। इमरजेंसी मूव्स उन मरीजों के लिए भी है जिन्हें देखभाल की जरूरत है। इमरजेंसी मूव करने की आवश्यकता है जब जीवन को बचाने वाली देखभाल फ्रिज की स्थिति लोकेशन के कारण दी नहीं जा सकती है। आपातकालीन कदम उठाने में सबसे बड़ा खतरा रीढ़ की हड्डी की चोट के बढ़ने की संभावना है। रीढ़ की हड्डी को यथासंभव सुरक्षा प्रदान करें। रोगी को शरीर की लंबी धुरी की दिशा में खींचें। कोशिश करें कि सिर को गर्दन और कंधों से दूर न ले जाएं और हाथों और भुजाओं को सुरक्षित रखें। रोगी को केवल उन परिस्थितियों में ले जाएं जब आपातकालीन ले जाना आवश्यक हो। आइए विभिन्न प्रकार के आपातकालीन कदमों के बारे में जानें। कुछ प्रकार की आपातकालीन चालें हैं। शर्ट ड्रैग, शोल्डर या फॉर आर्म ड्रैग, कंबल ड्रैग। अन्य प्रकार की आपातकालीन गतिविधियां, पिग्गी बैक कैरी, क्रैडल कैरी, फायर फाइटर कैरी। 1 बचावकर्ता असिस्ट, 2 बचावकर्ता असिस्ट। अधिक जानने के लिए प्रत्येक प्रकार पर क्लिक करें। व्यक्ति के कपड़ों को गर्दन के पीछे से पकड़े ताकि पकड़ मजबूत हो सके। कपड़ों का उपयोग करते हुए व्यक्ति को सबसे पहले सिर की ओर खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। इस चाल के दौरान व्यक्ति का सिर कपड़ों और बचावकर्ता की बाहों से ढका होता है। यह कदम थका देने वाला है और ठीक से किए जाने पर भी बचावकर्ता के लिए पीठ में तनाव पैदा कर सकता है। अपने हाथों को पीछे से रोगी की कांख के नीचे रखें और रोगी के अग्रबाहुओं को पकड़े। भारी मरीज को हिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। सिर और गर्दन के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। कंबल का आधा हिस्सा रोगी के बगल में इकट्ठा करें। रोगी को अपने घुटनों की ओर घुमाएं ताकि आप उसके नीचे कंबल रख सकें। रोगी को धीरे से कंबल पर वापस लिटाएं। खींचते समय रोगी का सिर जितना संभव हो उतना नीचे रखें। रोगी को खड़े होने में सहायता करें। उसकी बाहों को अपने कंधे पर रखें ताकि वे आपकी छाती को पार कर जाएं। झुकें और उठाएं। जब वह अपनी भुजाओं को पकड़ता है तो झुकें और प्रत्येक जांघ को पकड़े। उसे अपनी पीठ पर ले जाने के लिए उठाने की गति का प्रयोग करें।
अपने अग्रभागों को उसके घुटनों के नीचे से गुजारें और उसकी कलाइयों को पकड़े। अपना एक हाथ रोगी की पीठ पर रखें और अपना हाथ उसकी बाह के नीचे रखें। अपना दूसरा हाथ उसके घुटनों के नीचे रखें और उठाएं। यदि आपका मरीज होश में है, तो उसे अपने पास वाले हाथ को अपने कंधे पर रखने को कहें। रोगी को उसकी पीठ पर लिटाएं और उसके हाथों को टेप या रोलर गॉज से सुरक्षित करें। रोगी को उसके सिर की ओर मुंह करके लिटाएं और फिर झुकें। अपने हाथों और घुटनों के बल चलें। रोगी का सिर जितना संभव हो उतना नीचे रखें। रोगी के हाथ को अपनी गर्दन के चारों ओर रखें, उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़े। अपना दूसरा हाथ रोगी की कमर के चारों ओर रखें। उसे सुरक्षित स्थान पर चलने में मदद करें। खतरे का स्तर बढ़ने पर तकनीक बदलने के लिए तैयार रहें। बाधाओं, असमान इलाके आदि के बारे में रोगी से संवाद करना सुनिश्चित करें। मरीज की बाहें दोनों बचावकर्ताओं के कंधों के आसपास रखी गई हैं। प्रत्येक बचावकर्ता मरीज का एक हाथ पकड़ता है, मरीज की कमर के चारों ओर एक स्वतंत्र हाथ रखता है और उसे सुरक्षित स्थान पर चलने में मदद करता है। आइए आगे गैर आपातकालीन कदमों के बारे में जानें। गैर आपातकालीन कदम अन्य प्रशिक्षित कर्मियों या दर्शकों की मदद से किए जाने चाहिए। रोगी को अतिरिक्त चोट से बचाने के साथ साथ रोगी को असुविधा और दर्द से बचाने का ध्यान रखें। जब भी संभव हो कम से कम 3 बचाव कर्मियों का उपयोग करें। यदि संभव हो और जब संदेह हो तो हमेशा रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह करें और चलने से पहले बैकबोर्ड पर रीढ़ की पूरी गतिहीनता प्रदान करें। उदाहरण के लिए, कार दुर्घटना में घायल मरीज को हमेशा स्थिर रखा जाना चाहिए, भले ही वह ठीक दिखाई दे रहा हो। जहां जीवन को तत्काल कोई खतरा न हो, मरीज को केवल तभी ले जाया जाना चाहिए जब वह परिवहन के लिए तैयार हो। गैरापातकालीन कदम का उपयोग करके कुछ गैरापातकालीन कदम हैं। डायरेक्ट ग्राउंड या बेड लिफ्ट, एक्सट्रीमिटी लिफ्ट। अधिक जानने के लिए प्रत्येक प्रकार पर क्लिक करें। डायरेक्ट ग्राउंड लिफ्ट एक 3 बचावकर्ता गैर आपातकालीन चाल है जिसका उपयोग किसी मरीज को जमीन या फर्श से बिस्तर या स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए किया जा सकता है। संभावित गर्दन या रीढ़ की हड्डी की चोट वाले रोगियों पर उपयोग के लिए इस कदम की अनुशंसा नहीं की जाती है। हालांकि इसे 2 लोगों द्वारा किया जा सकता है। 3 की सिफारिश की जाती है। सीधे ग्राउंड लिफ्ट करने के लिए रोगी को ऊपर की ओर लेटना चाहिए और उसकी बाहें छाती पर रखनी चाहिए। आपको और आपके सहायकों को रोगी के एक तरफ पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। एक बचावकर्ता रोगी के सिर पर, दूसरा उसके मध्य भाग में और तीसरा पैरों पर होना चाहिए। प्रत्येक बचावकर्ता को घुटने तक झुकना चाहिए जो रोगी के पैरों के करीब हो। सिर पर बचावकर्ता को अपना एक हाथ रोगी की गर्दन के नीचे रखना चाहिए और सिर को सहारा देने के लिए दूर के कंधे को पकड़ना चाहिए। दूसरे हाथ को पीठ के नीचे, कमर के ठीक ऊपर रखना चाहिए। बचावकर्ता को अपने मध्य भाग में एक हाथ ऊपर और एक हाथ नितंबों के नीचे रखना चाहिए। रोगी के निचले पैरों पर बचावकर्ता को एक हाथ उसके घुटनों के नीचे और दूसरा हाथ टखनों के नीचे रखना चाहिए। सबसे पहले सिर पर बचावकर्ता के संकेत पर
सभी को रोगी को उसके घुटने के स्तर तक उठाना चाहिए। फिर संकेत पर बचाव कर्मियों को रोगी को अपनी छाती की ओर घुमाना चाहिए। अंत में संकेत मिलने पर सभी को मरीज को पकड़कर खड़ा हो जाना चाहिए। अब आप उसे हिला सकते हैं, प्रक्रिया को उलट सकते हैं जब रोगी को वापस लापरवाह स्थिति में रखने का समय हो। एक एक्सट्रीमिटी लिफ्टर हाथ पैर पकड़कर उठाना 2 लोगों की आवश्यकता होती है। यह लिफ्ट किसी मरीज को जमीन से कुर्सी या स्ट्रेचर तक ले जाने के लिए आदर्श है। इसका उपयोग मरीज को कुर्सी से स्ट्रेचर तक ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि यदि सिर, गर्दन, रीढ़, कंधे, कूल्हे या घुटने में चोट लगने की संभावना हो या उन अंगों में किसी संदिग्ध फ्रैक्चर की संभावना हो जो गतिहीन नहीं हैं, तो इसे नहीं किया जाना चाहिए। रोगी को घुटनों को मोड़कर चेहरा ऊपर की ओर लिटाना चाहिए। आपको रोगी के सिर पर घुटने टेककर अपने हाथ उसके कंधों के नीचे रखना चाहिए। अपने सहायक को रोगी के पैरों के पास खड़े होने और उसकी कमर को पकड़ने के लिए कहें। अपने सहायक को रोगी को बैठने की स्थिति में खींचने के लिए निर्देशित करें, जबकि आप रोगी को कंधों से धक्का दें। यदि फ्रैक्चर का कोई संदेह हो तो अपने सहायक को रोगी को बाहों से खींचने न दें। अपनी बाहों को रोगी की कांख के नीचे सरकाएं और कलाइयों को पकड़े। एक बार जब रोगी अर्ध बैठने की स्थिति में हो तो अपने सहायक को नीचे झुकें और रोगी के पैरों को घुटनों के पीछे से पकड़े। इसके बाद आइए मरीज की स्थिति के बारे में जानें। आप किसी मरीज को किस स्थिति में रखते हैं, यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सदमे के लक्षण दिखाने वाले मरीज को सदमे की स्थिति में रखा जा सकता है, यानी एक लंबे स्पाइन बोर्ड के अंत में 20 से 30 सेमी तक पैर या पैर ऊपर उठाएं। श्वसन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त रोगी अधिक आरामदायक स्थिति में आ सकते हैं, जब तक कि चोटें इसमें बाधा न डालें। ये मरीज आमतौर पर उठना बैठना चाहते हैं। पेट दर्द से पीड़ित मरीज आमतौर पर पैरों को फैलाकर एक तरफ रहना चाहते हैं। एक प्रतिक्रियाशील रोगी जो मतली या उल्टी से पीड़ित है को आराम की स्थिति में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि चोटें इसे रोक न दें। रोगी के वायुमार्ग के प्रबंधन के लिए हमेशा तैयार रहें। आघात के रोगियों, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में चोट के संदेह वाले मरीजों को एक लंबे स्पाइन बोर्ड पर उचित रूप से स्थिर किया जाना चाहिए। यदि मरीज बेहोश हो और उसे कोई परेशानी न हो तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखें। जाहिर है, हर स्थिति का समाधान संभव नहीं है। घटनास्थल की स्थितियां और रोगी की स्थिति रोगी के लिए एक अच्छी स्थिति निर्धारित करेगी। आइए आगे रोगी ले जाने वाले उपकरणों के बारे में जानें। ईएमटी और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एएलएस कर्मी अक्सर आपातकालीन चिकित्सा उत्तरदाताओं से मरीज को परिवहन के लिए तैयार करने और मरीजों को एम्बुलेंस में उठाने और रखने के सहायता करने के लिए कहेंगे। इन कार्यों में सहायता के लिए आपको उपयोग किए जाने वाले विभिन्न ले जाने और पैकेजिंग उपकरणों से परिचित होना चाहिए। कई आपातकालीन चिकित्सा प्रत्युत्तर पाठ्यक्रमों में स्थिरीकरण उपकरण पर जानकारी और अभ्यास शामिल नहीं है। इन कार्यों में सहायता के लिए आपको उपयोग किए जाने वाले विभिन्न ले जाने और पैकेजिंग उपकरणों से परिचित होना चाहिए। आपको ऐसे उपकरणों के उपयोग से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। आपको ऐसे उपकरणों की सीमाएं भी पता होनी चाहिए। उपकरण का नियमित रूप से रखरखाव और निरीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। रोगी ले जाने वाले कुछ उपकरण हैं,
हल्के वजन का पोर्टेबल स्ट्रेचर, व्हील स्ट्रेचर, स्कूप स्ट्रेचर, वेस्ट टाइप एक्सट्रिकेशन उपकरण, दरा शीट, स्पाइन बोर्ड या बैकबोर्ड और इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर। अधिक जानने के लिए प्रत्येक उपकरण पर क्लिक करें। हल्के वजन के पोर्टेबल स्ट्रेचर को फोल्डिंग या फ्लैट स्ट्रेचर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मानक पहिए वाले स्ट्रेचर की तुलना में बहुत हल्का है और मरीज को सीढ़ियों से नीचे या तंग जगहों से बाहर ले जाने का काम बहुत आसान बनाता है। पोर्टेबल स्ट्रेचर कैनवास, एल्यूमिनियम या भारी प्लास्टिक हो सकते हैं और वे आसान भंडारण के लिए आमतौर पर मोड़ते हैं, रोल करते हैं या ढह जाते हैं। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक स्ट्रेचर अब आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इन्हें कीटाणुरहित करना आसान होता है। व्हील स्ट्रेचर का उपयोग आमतौर पर एम्बुलेंस के लिए किया जाता है। यह परिवर्तनीय ऊंचाई वाले पहिएदार फ्रेम पर एक बंधने वाला पहिएदार स्ट्रेचर है। आमतौर पर परिवहन के दौरान आवाजाही को रोकने के लिए स्ट्रेचर पर एक अभिन्न अंग एम्बुलेंस के भीतर एक उभरी हुई कुंडी में बंद हो जाता है। इसमें मरीज को सुरक्षित करने के लिए पट्टियां भी हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्ट्रेचर को आमतौर पर एक डिस्पोजेबल शीट से ढक दिया जाता है और प्रत्येक निकासी के बाद साफ किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने की सुविधा प्रदान करना है। स्कूप स्ट्रेचर या क्लैमशेल, रॉबर्सन ऑर्थोपेडिक स्ट्रेचर या बस स्कूप एक उपकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से घायल लोगों को हिलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर उन लोगों को जमीन से उठाने के लिए किया जाता है जिन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है, या तो बेहोशी के कारण या आघात की स्थिति में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें इतना ऊपर उठाना पड़ता है। वेस्ट प्रकार के निष्कासन उपकरण रोगी के सिर, गर्दन और रीढ़ को स्थिर करते हुए बैठे हुए रोगी को निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर वाहन निकासी में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के वेस्ट प्रकार के निष्कासन उपकरण हैं: स्ट्रेचर चेयर, बास्केट स्ट्रेचर और लचीले स्ट्रेचर। स्ट्रेचर चेयर बचाव कर्मियों को बैठे हुए चिकित्सा रोगियों को सीढ़ियों से नीचे और उन जगहों से ले जाने में मदद करती है जहां पारंपरिक स्ट्रेचर फिट नहीं होगा। नए ब्रांड कैनवास या कठोर प्लास्टिक सीटों के साथ मजबूत फोल्डिंग फ्रेम से बने होते हैं और इन्हें स्टोर करना आसान होता है। उनके पास पहिए हैं जो बचाव कर्मियों को उन्हें सपाट सतहों पर घुमाने की अनुमति देते हैं। कुछ मॉडलों में एक ट्रैक्टर ट्रेड मैकेनिज्म होता है जो उन्हें केवल झुकाकर सीढ़ियों से आसानी से नीचे उतरने की अनुमति देता है। बास्केट स्ट्रेचर धातु या मजबूत सिंथेटिक सामग्री से बना होता है जिसमें एक मरीज को रखा जाता है ताकि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं द्वारा उसे किसी दुर्घटना या अन्यथा दुर्गम स्थल से सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। स्ट्रेचर को रस्सियों द्वारा भी उठाया जा सकता है। बास्केट स्ट्रेचर को स्ट्रोक स्ट्रेचर के रूप में भी जाना जाता है। फ्लेक्सिबल चेयर रबर युक्त कैनवास या अन्य लचीली सामग्री जैसे भारी प्लास्टिक से बना होता है जिसमें अक्सर लकड़ी की स्लैट्स को जेबों में सिल दिया जाता है। लचीले स्ट्रेचर में आमतौर पर प्रत्येक तरफ 3 ले जाने वाले हैंडल होते हैं। अपने लचीलेपन के कारण यह सीमित स्थानों या संकीर्ण हॉलवे में उपयोगी हो सकता है। ड्रॉ शीट एक छोटी बेडशीट होती है जिसे मरीज की ऊपरी पीठ और जांघों के बीच के क्षेत्र को कवर करने के लिए गद्दे की निचली शीट के बीच में क्रॉसवाइज रखा जाता है। इसका उपयोग अक्सर चिकित्सा पेशेवरों द्वारा रोगियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक, रबर या कपास से बना हो सकता है।
और एक नियमित शीट के आकार का लगभग आधा होता है। यदि रबर गद्दे का उपयोग किया जाता है तो गद्दे पैड के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ड्रॉ शीट को बिस्तर के किनारों में छिपाया जा सकता है या नहीं भी लगाया जा सकता है। बैकबोर्ड एक कठोर बोर्ड है जिस पर एक घायल व्यक्ति, विशेष रूप से गर्दन या रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्यक्ति को रखा जाता है और परिवहन के दौरान आगे की चोट को रोकने के लिए स्थिर कर दिया जाता है। ये उपकरण आमतौर पर स्प्लिंटर प्रतिरोधी लकड़ी या सिंथेटिक सामग्री से बने होते हैं जो रक्त को अवशोषित नहीं करेंगे। उनके पास आमतौर पर हैंडहोल्ड या ले जाने वाली पट्टियां होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लंबा बैकबोर्ड 6 से 7 फीट लंबा, लेटे हुए और स्थिरीकरण की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए उपयोग किया जाता है। छोटा बैकबोर्ड 3 से 4 फीट लंबा, गर्दन या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की आशंका होने पर मरीजों को वाहनों से हटाने के लिए प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है। बैकबोर्ड मरीज की पीठ और सीट के बीच में सरका हुआ है। एक बार शॉर्ट बोर्ड पर सुरक्षित होने और कठोर ग्रीवा कॉलर पहनने के बाद रोगी को वाहन में बैठने की स्थिति से हटाकर लंबे बोर्ड पर लेटी स्थिति में लाया जा सकता है। वेस्ट प्रकार के उपकरणों का उपयोग अक्सर छोटे बैकबोर्ड के रूप में किया जाता है। जैसा कि चित्र में बताया गया है, तात्कालिक स्ट्रेचर को दो लकड़ी बांस शाफ्ट और टी शर्ट से भी बनाया जा सकता है, बस टी शर्ट की दोनों भुजाओं के माध्यम से शाफ्ट डालकर। तात्कालिक स्ट्रेचर की वजन उठाने की क्षमता को और मजबूत करने के लिए दो टी शर्ट का उपयोग किया जा सकता है। स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक घटनास्थल पर मौजूद खतरों को दूर करके पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उत्तरदाताओं की मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक घायल पीड़ितों को हाथ से या स्ट्रेचर पर ले जाने में बचाव कर्मियों की मदद कर सकते हैं। वे घायल पीड़ितों की ड्रेसिंग और स्थिरीकरण में भी एमएफआर की मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रोगी की कुछ स्थितियों में विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है ताकि चोटें गंभीर न हों। ऐसी स्थिति में किसी दवा या डॉक्टर की प्रतीक्षा करें। स्वयंसेवक बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली के रखरखाव में चिकित्सा कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में चर्चा किए गए मुख्य बिंदु हैं। बॉडी मैकेनिक्स से तात्पर्य चोट को कम करने के लिए रोगियों को उठाने और हिलाने की सुविधा के लिए हमारे शरीर के उपयोग से है। किसी मरीज या पीड़ित को घटनास्थल या परिचालन क्षेत्र से उठाने और ले जाने की प्रक्रिया के दौरान बचावकर्ता द्वारा शरीर यांत्रिकी का उचित और कुशल उपयोग महत्वपूर्ण है। रोगी को स्थानांतरित करने की तकनीकों को आपातकालीन चाल और गैर आपातकालीन चाल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपातकालीन कदम उठाने में सबसे बड़ा खतरा रीढ़ की हड्डी की चोट के बढ़ने की संभावना है। गैर आपातकालीन कदम अन्य प्रशिक्षित कर्मियों या दर्शकों की मदद से किए जाने चाहिए। आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन या ईएमटी और उन्नत जीवन समर्थन या एएलएस कर्मी अक्सर आपातकालीन चिकित्सा उत्तरदाताओं या ईएमआर से मरीज को परिवहन के लिए तैयार करने और मरीजों को एम्बुलेंस में उठाने और लोड करने में सहायता करने के लिए कहेंगे। इसलिए उत्तरदाताओं के लिए रोगियों को उठाने और ले जाने के विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों को जानना महत्वपूर्ण है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने की बारी है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। आपको इस टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे।
सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने मरीजों को उठाना और ले जाना मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।